सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो आंसर होगा इटली ने। अच्छा, पहला प्रश्न तो यहीं पे ये बन जाएगा कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा टेनिस से। ये पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फेड कप का संबंध किससे है और अभी फेड कप को किसने जीता, जिसे बिली जीन किंग कप भी कहा जाता है, या आप मुझे बताओ। इसका उत्तर मैं आगे आपको दूंगा। तो अगर प्रश्न की हम बात करें तो 2023 का डेविस कप का खिताब किसने जीता? इटली ने जीत लिया है। तो 47 सालों के बाद इटली ने यह खिताब फिर से जीता है। किसे हराया? 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया। और आप कह सकते हो कि 128 साल पुराने इस टूर्नामेंट में इटली दूसरी बार चैंपियन बना है, क्योंकि इससे पहले 1976 में चिली देश को हरा करके डेविस कप का खिताब जीता था इटली ने। अच्छा, अभी 2023 वाला ये डेविस कप का आयोजन हुआ कहाँ पे? स्पेन के मलागा में हुआ है। और अगर भारत की क्या कंडीशन है इसमें अगर बात करें तो भारत 3 बार इसमें उप विजेता रह चुका है, 1966, 1974 और 1987 में। तो क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेविस कप का संबंध एक तो याद रखना, ये टेनिस से है, पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है। मैंने बताया आपको। इस बार का आयोजन हुआ था स्पेन के मलागा में। इसको जीता किसने है? इटली ने जीता है दूसरी बार। किसे हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया। डेविस कप की शुरुआत कब होती है? तो ओलंपिक गेम्स के 4 सालों के बाद, यानी कि 1900 में इसकी शुरुआत होती है। सबसे ज्यादा खिताब अमेरिका ने जीते हैं, 32 टाइटल उसने जीते हैं। अच्छा, मैंने एक प्रश्न पूछा था, महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट किसे कहते हैं? तो फेड कप को कहा जाता है, जिसे बिली जीन किंग कप भी कहते हैं। और अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में करंट अफेयर्स में। क्या आप जानते हो इसको किसने जीता? अभी कनाडा ने जीता था। पहली बार कनाडा ने इसको जीता था। वहां पे कनाडा ने इटली को हराया था। देखो मजेदार चीज है, वहां पे जो महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट था फेड कप, उसको तो कनाडा ने जीता था इटली को हरा करके। और इटली ने यहाँ पे अपना बदला पूरा कर लिया डेविस कप को जीत करके। यहाँ पे इटली ने किसे हराया? ऑस्ट्रेलिया को। और टेनिस की बात है तो आ जाओ एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं। साल में जो ग्रैंड स्लैम हुए हैं उसमें वुमेन सिंगल टाइटल और मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। देखो, पहला वाला था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल आर्यना सबालेंका ने जीता था, बेलारूस की हैं। और मेन सिंगल नोवाक जोकोविच ने जीता, वो सर्बिया के हैं। फिर हुआ था फ्रेंच ओपन, जिसको रोलैंड गैरोस भी कहते हैं, उसमें वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक ने जीता, ये पोलैंड की हैं। इन्फोसिस की अभी ग्लोबल एम्बेसडर भी बनी थी ये राफेल नडाल के साथ में, जो कि स्पेन के हैं। और मेन सिंगल नोवाक ने ही जीता। विंबलडन ओपन, इसमें वुमेन सिंगल मार्केटा वोंद्रासोवा ने जीता, चेक रिपब्लिक के हैं। और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, वो स्पेन के हैं। जबकि यूएस ओपन में मेन सिंगल नोवाक जोकोविच ने जीता और वुमेन सिंगल कोको गॉफ ने जीता, ये अमेरिकी हैं। और याद रखना, अगर पूछे सिमोना हालेप का संबंध किससे है तो टेनिस प्लेयर हैं ये, रोमानिया से हैं ये। और अभी न्यूज में थी क्योंकि डॉप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई तो 4 साल का बैन लगा दिया गया इन पे। और अगर पूछे कि अंतरराष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में खिलाड़ी के रूप में नॉमिनेट होने वाले पहले एशियाई पुरुष व्यक्ति कौन बने तो लिएंडर पेस बने हैं। तो ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण ये कहां पे किया जाएगा? तो आंसर होगा सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर 5G को AI से जोड़ने और 6G पर रिसर्च जैसे कार्य किए जाएंगे। इसमें रिसर्च के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से समस्याओं के समाधान पर भी जोर दिया जाएगा। मतलब ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिसर्च और विकास यानी कि डेवलपमेंट के केंद्र के रूप में काम करेगा। तो इस टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 30 करोड़ रुपए की लागत से IIT रुड़की के सहारनपुर कैंपस में बनाया जाएगा। तो याद रखना, देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कहां पे किया जाएगा? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, जो चीजें देश विदेश में पहली बार हमने देखी है। जैसे कि अपतटीय पोत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा जापान। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना, ये भोपाल में।
और भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ पे बनेगा? तंजानिया में। तंजानिया के जांजीबार में आईआईटी मद्रास बनाएगा और इसकी पहली महिला निदेशक डायरेक्टर बनी है प्रीति अगलायम। अच्छा यूं बताओ, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? अमेरिका में, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे। और अगर पूछे कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहाँ बना? अमेरिका में, अमेरिका के न्यू जर्सी में। वैसे भारत के बाहर जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है वो अंकोर वाट का मंदिर है, जो कंबोडिया में आपको मिलेगा। विष्णु भगवान को समर्पित है ये। अगला है, ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस को कहाँ से लॉन्च किया गया या उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो दिल्ली में, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इसे लॉन्च किया गया। हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया था और इन बसों का संचालन कर रहा है या इसे शुरू कर रहा है इंडियन ऑयल। और पूछे, देश के पहले पॉलीथीन कचरा बैंक को कहाँ पे स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूश ये कहाँ पे शुरू हुई? इंडोनेशिया में। और भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये बनाया गया कहाँ पे? हैदराबाद में, जिसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। और हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया ग्वालियर में। तो इस तरह से ये टॉप 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इनको ध्यान में रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में वर्ल्ड 6 रेड वुमेन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? विद्या विश्वनाथन पिल्लई ने। यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड 6 रेड वुमेन स्नूकर चैंपियनशिप 2023 की, जिसका आयोजन हुआ दोहा कतर में। और इस चैंपियनशिप को जीता है विद्या पिल्लई ने। किसे हराया? अनुपमा रामचंद्रन को हराया। विद्या पिल्लई ये किस राज्य से है पूछेंगे तो तमिलनाडु से है। और आपको बता दूं, वे 2017 में विश्व महिला स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उन्हें इससे पहले 2016 में कर्नाटक सरकार ने एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। नाम है विद्या पिल्लई। अच्छा, आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही कि पंकज आडवाणी, इन्होंने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता था। तो उनका नाम भी ध्यान रखना और यह विद्या पिल्लई का नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान जिसको कहते हैं निशान ए पाकिस्तान, इसे किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। और ये मुंबई स्थित दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख हैं डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। और अभी इन्हीं को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर सैयदना, इनको ये पुरस्कार कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं उसके लिए उन्हें ये सम्मान मिला है। निशान ए पाकिस्तान, इसको ही ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। और मैं आपको बता दूं, 1990 में इस पुरस्कार से, निशान ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और मोरारजी देसाई आप कह सकते हो एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। 1990 में तो निशान पाकिस्तान मिला था और 1991 में भारत रत्न मिला था। बाकी ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। नरगिस मोहम्मदी ईरानी महिला हैं, अभी शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 2023 का। जीना महसा अमीनी, ये भी ईरानी महिला है। अभी यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता। नजमा अख्तर आप जानते ही हो, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है। अभी शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला था। तो ये नाम न्यूज में थे, इनको भी ध्यान में रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सोल्की ये किस राज्य में चलाया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो अभी भारतीय सेना ने आतंकवाद के खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सोल्की चलाया है। अभी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में 5 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सोल्की चलाया जम्मू कश्मीर में, ताकि यहाँ पर जितने भी आतंकवादी हैं उन्हें खत्म किया जा सके। और अभी इसी ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर क्वार को मार गिराया है। अच्छा चलो, कुछ और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस जो भी न्यूज़ में रहे थे वो मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑपरेशन करुणा, ये चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने शुरू किया था ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था। ऑपरेशन दोस्त,
तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मदद करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन कावेरी युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए चलाया था। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया था 1948 में। ऑपरेशन ध्वस्त नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए चलाया था यह ऑपरेशन। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, हुड़दंग करने और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ चलाया था। ऑपरेशन राहत यमन युद्धगृह में भारतीयों और दूसरे देशों के नागरिकों को यमन से बचाने के लिए और वापस लाने के लिए हमने चलाया था ये। और आपको याद होगा अभी ऑपरेशन अजय भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया था। और अगर मैं आपसे पूछूं हमास ने इजराइल पर हमला किया था उसे क्या कोड नेम दिया था? अल अक्सा फ्लड। और इजराइल ने जवाबी हमला किया था उसे कोड नेम दिया था आयरन ऑफ स्वॉर्ड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो आज के न्यूज में थे वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए, यहाँ पे इनको ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में एसोचैम के द्वारा बेस्ट एम्प्लॉयर इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को। तो एसोचैम ये भारत में कॉमर्स और ट्रेड यूनियन की एक संस्था है, एक संगठन है। और अभी इसके द्वारा ही बेस्ट एम्प्लॉयर इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड से भारत की रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को सम्मानित किया गया, जो कि एक भारत की महारत्न कंपनी है। तो इसे ये अवार्ड अपने यहाँ पर ऐसा कार्यस्थल बनाने के लिए दिया गया है जहाँ बिना मतभेद के नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता है और सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा दिया जाता है। देखो, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो स्थापना होती 1969 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अगर एसोचैम की बात करें तो पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। 1927 में स्थापना होती है और इसके प्रेसिडेंट अजय सिंह हैं। और अगर आपको शायद याद हो तो इस साल के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसने ही खनिज विकास और सोलर ब्रांड के लिए एसोचैम पुरस्कार जीता था। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी उड़ीसा के कटक में बाली यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। अभी 27 नवंबर को ये मनाया गया। 8 दिनों तक ये मनाया जाता है और ये एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला है, ओपन ट्रेड फेयर है। अच्छा, इसी तरह उड़ीसा में कुछ और भी उत्सव महोत्सव होते हैं, जैसे कि नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, ये तो बाली यात्रा महोत्सव देख लिया हमने। कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व हो गया, धानु यात्रा महोत्सव हो गया। इन सब का संबंध उड़ीसा से है। और इस साल मनाए जाने वाले कुछ महोत्सव भी मैं आपको रिवाइज कराऊं तो एक तो आपको याद होगा लोसर फेस्टिवल, ये लद्दाख में मनाया गया। लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल भी मनाया जाता है। जांस्कर महोत्सव हो गया, स्पुतिक गस्टर महोत्सव हो गया, ये सब लद्दाख के हैं। वांगला उत्सव ये मेघालय का है। लुसाफोन महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में योसांग महोत्सव और हुनथड़ो महोत्सव भी मनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव केरल में मनाया गया। धानु यात्रा महोत्सव ये उड़ीसा का है, बता ही दिया मैंने आपको। चेरचेरा महोत्सव ये छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में हरेली उत्सव भी होता है, जबकि हरेला उत्सव ये उत्तराखंड का है। बिहू फेस्टिवल है असम का। माघी मेले का आयोजन हुआ था पंजाब में। और चिथिरई महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया गया। अभी तमिलनाडु में अभी आदि पेरक्कू महोत्सव भी मनाया गया था। तो ये भी महोत्सव ये भी 2023 वाले ही है। करंट अफेयर्स में ही हमने पढ़े थे, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में चर्चा में रहे अनीश भानवाला का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा निशानेबाजी से। तो भारतीय शूटर हैं अनीश भानवाला, जिन्होंने अभी हाल ही में ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप निशानेबाजी में इतिहास रचा है। अभी ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन ये 18 से लेकर 27 नवंबर तक
कतर के दोहा में हुआ, जहां पे अनीश भानवाला ने मेंस 25 मीटर रैपिड फायर इवेंट में ब्रोंज मेडल जीत करके इतिहास रच दिया। अब आप सोचोगे ब्रोंज ही तो जीता है, फिर इतिहास कैसे रच दिया? क्योंकि इस टूर्नामेंट में मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा। तो इनका नाम याद रखना, इनका संबंध शूटिंग से है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, नवंबर 2023 में कौन सा स्थान विश्व का 8वां अजूबा बन गया है? तो आंसर होगा अंकोर वाट का मंदिर। तो आपको बताइए, कंबोडिया देश का जो अंकोर वाट का मंदिर है, अभी ये इटली के पोम्पेई को पछाड़ करके दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। तो 800 साल पुराने इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। ये अंकोर वाट का जो मंदिर है, ये भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में ये बदल कर एक बौद्ध मंदिर बन गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। ये करीब 500 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। अंकोर वाट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है और ये दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। और इस अंकोर वाट मंदिर को अपनी शानदार वास्तुकला की वजह से ही दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। मंदिर के केंद्रीय परिसर में कमल के आकार के 5 गुंबद बने हुए हैं। तो याद रखना, अंकोर वाट का मंदिर ये कहाँ पर है? कंबोडिया में है। भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर, और अभी ये विश्व का 8वां अजूबा बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में मरियम वेबस्टर ने किसे 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना? आंसर होगा ऑथेंटिक। तो मरियम वेबस्टर, ये बात करें तो अमेरिका में सबसे पुरानी डिक्शनरी है, और अभी इसी ने 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है ऑथेंटिक को, जिसका मतलब होता है झूठा या नकली नहीं, या यूं कह दूं कि ओरिजिनल। और इससे पहले अभी कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट को 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आज का आपको सेशन? और वीडियो पसंद आया, मेहनत पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए क्विज बनाई जाती है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे PDF भी आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था किसने 2023 का बुकर पुरस्कार जीता? पॉल लिंच ने। फिर पूछा पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर उज्ज्वला है। फिर पूछा 2024 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन ये कौन सा देश करेगा? तो रशिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर CNG स्टेशन का उद्घाटन किया? वाराणसी में। किसने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया? द्रौपदी मुर्मू। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग का नाम क्या है? A23A। विश्व सतत परिवहन दिवस ये कब मनाया गया? 26 नवंबर। और अभी किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की घोषणा कर दी है? मलेशिया ने भी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को नो नॉनवेज डे के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा 25 नवंबर को। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। अच्छा, कल तो होमवर्क प्रश्न देना भूल गए थे, कोई बात नहीं। अब आज का होमवर्क प्रश्न आप ले लीजिए। ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।